चलिए आगे स्टार्ट करते हैं कॉलम बेसिस के बारे में कि कॉलम बेसिस क्या होता है, जो अगला आपका चैप्टर है कॉलम बेसिस। तो बेसिस यानी यहाँ जो कॉलम बेसिस का मतलब है वो है फाउंडेशन। जैसे आरसीसी में फाउंडेशन पढ़ते थे, तो फाउंडेशन का पर्पज क्या है, पहले हमको ये देखना है कि बेसिकली इसका मेन पर्पज क्या है, फाउंडेशन क्या काम करता है। तो फाउंडेशन का पर्पज क्या है कि लोड जो है उसको ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने का पर्पज क्या है, क्योंकि हमको पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, P डिवाइड बाय एरिया। ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो जो स्ट्रेस आएगा, ये प्रेशर आएगा उस लोड की वजह से, वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर फाउंडेशन जो प्रोवाइड करते हैं उसका काम है कि लोड को ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। कितने बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ताकि जिस पर लोड आने वाला है, जिस पर लोड आएगा, ये मान लीजिए ये कोई स्ट्रक्चर है, इस पर लोड आ रहा है, तो इसकी जो कैपेसिटी है, बेयरिंग कैपेसिटी है, इससे कम स्ट्रेस उस पर आए। यानी लोड की वजह से जो स्ट्रेस आना चाहिए, लोड पर यूनिट एरिया आना चाहिए, वो जिस स्ट्रक्चर पर आ रहा है उसकी खुद की स्ट्रेंथ से या बेयरिंग कैपेसिटी से कम होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेफ रहेगा। तो हमेशा लोड जहां से ट्रांसफर हो रहा है, जिस एरिया के माध्यम से ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो एरिया इतना सफिशियंट होना चाहिए कि जिस पर ट्रांसफर हो रहा है बाद में फाउंडेशन में, उस फाउंडेशन की बियरिंग कैपेसिटी से कम ही स्ट्रेस आने पर, तभी वो सेफ रहेगा। अब अगर बियरिंग कैपेसिटी नीचे वाले फाउंडेशन की ज्यादा है तो कम एरिया में भी लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर फाउंडेशन का या बेस जिसमें ट्रांसफर हो रहा है उसका अगर बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम है, तो जिसके माध्यम से आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसका जो एरिया होना चाहिए वो ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, क्योंकि एरिया बढ़ेगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो अगर सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी कम भी होगा तो भी सॉइल इसको बियर कर लेगी। तो अब कॉलम बेसिस के बारे में देखते हैं। यहाँ पर दो तरीके के कॉलम बेस होते हैं, एक स्लैब बेस और एक गसेट बेस। स्टील कॉलम नॉर्मली सपोर्टेड ओवर कंक्रीट ब्लॉक, ये आप लोगों ने देखा ही होगा, इलेक्ट्रिक पोल जो रहते हैं वो नॉर्मली कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर सीधे रख दिए जाते हैं। बट जब लोड ज्यादा होता है तो स्टील बेस प्लेट जो है यूज की जाती है, यानी कि कॉलम को पहले स्टील बेस प्लेट के ऊपर रखते हैं और फिर स्टील बेस प्लेट जो है कंक्रीट के ऊपर रख दी जाती है, और कंक्रीट ब्लॉक सॉइल के ऊपर रखा हुआ रहता है। इन एडिशन टू ट्रांसफरिंग द लोड कॉलम लोड सेफली, बेस प्लेट का और काम क्या है, मेंटेन द अलाइनमेंट ऑफ कॉलम इन द प्लान वर्टिकलिटी एंड कंट्रोल द कॉलम एंड फ्रंट डिफ्लेक्शन। यानी उस स्टील प्लेट से जो कनेक्ट कर देते हैं उसका काम एक तो ये है ही कि लोड को सेफली ट्रांसफर करे, साथ ही साथ उसका अलाइनमेंट बनाए रखे, यानी 90 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल के साथ वो खड़ा रहे उस तरीके से, और डिफ्लेक्शन उसमें किसी भी तरीके का ना हो। अब ये कॉलम बेस, तो सेफ्टी ऑफ कॉलम एंड द स्ट्रक्चर डिपेंड्स मेनली अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो स्ट्रक्चर हमारा सेफ नहीं रह सकता। अब यहाँ पर कॉलम बेस का दो काम हो सकता है, एक तो यह है कि डायरेक्ट लोड, जो एक्सियल लोड जिसे कहते हैं, केवल एक्सियल लोड को ट्रांसफर करे, या फिर एक्सियल लोड के अलावा बेंडिंग मोमेंट भी उसमें आ रहा हो। तो अगर केवल सेंटर पे जाएगा, कोई इसेंट्रिसिटी नहीं होगी, तो डायरेक्ट लोड जाएगा, बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा। लेकिन अगर कुछ इसेंट्रिसिटी है, लोड कुछ डिस्टेंस पर जा रहा है सेंटर से या उसकी एक्सेस से, तो ऐसे केसेस में लोड के साथ साथ मोमेंट भी उस पर आ जाएगा, उसको भी रजिस्ट करना पड़ेगा। और प्रैक्टिकली ऐसा होता ही, एग्जैक्टली 100% हमारा जो है एक्सियल लोड नहीं रह पाता, प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो ही जाती। तो यहाँ पर जो दो कॉलम बेसिस जो पॉपुलर है वो है स्लैब बेस और गसेट बेस। तो यहाँ पर स्लैब बेस का एक बेसिक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए। अगर केवल डायरेक्ट लोड आ रहा है तो हम कॉलम को सीधे स्टील प्लेट के ऊपर रख देते हैं। कॉलम बेसिस ट्रांसमिटिंग, अगर मोमेंट भी रजिस्ट करना है तो एंगल भी लगा देते हैं, फुटिंग। ये जो एंगल दोनों तरफ लगे हुए, ये भी एक एंगल लगा हुआ है, ये भी क्लीट एंगल कहते हैं इनको, ठीक है, इसका उपयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक देखिए बेसिक, ये हमारा बेस प्लेट है जिसे स्लैब बेस भी कहते हैं। ये कॉलम रखा हुआ है जिस पर लोड सेंटर पे आ रहा है, लेकिन हम मान रहे हैं कि प्रैक्टिकली थोड़ा सा बेंडिंग मोमेंट भी आ सकता है, इसलिए दोनों तरफ एंगल भी प्रोवाइड कर दिए। ये भी देखिए क्लीट एंगल, यानी उसके वेब में भी प्रोवाइड कर दिया और फ्लेंज में भी प्रोवाइड कर दिया। अब ये एंगल जो है ये कॉलम के साथ भी जुड़ा हुआ है और ये बेस प्लेट के साथ भी जुड़ा हुआ है, दोनों तरीके से जुड़ा हुआ है। सिमिलरली ये वाला जो एंगल है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वो इसके वेब के साथ भी जुड़ा हुआ है और बेस प्लेट के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये नीचे दिखाया गया है किस तरीके से लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मान रहे हैं कि पी जो है ये इसमें बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है।
तो उसका सपोर्ट रिएक्शन भी इसी तरीके से आ जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। अब स्लैब बेस एक्चुअली कैसा दिखाई देता है, पहले उसका अगर डायग्राम देखेंगे किस तरीके से है। ये कुछ इस तरीके से, डिटेल डायग्राम तो साइड में मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। ये इस तरीके से इसका डायग्राम दिखाई देता है। ये यहाँ पर स्लैब बेस होता है। स्लैब बेस किस तरीके से, देखिए ये एक कॉलम है, ये दोनों तरफ क्लीट एंगल लगे हुए हैं, ठीक है, और ये किसके ऊपर रखा हुआ है, बेस प्लेट के ऊपर रखा हुआ है, और बेस प्लेट किसके ऊपर रखा हुआ है, कंक्रीट पेडेस्टल के ऊपर रखा हुआ है, और कंक्रीट पेडेस्टल किसके ऊपर रखा हुआ है, ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है। ये स्लैब बेस का आपका अरेंजमेंट है बेसिक जो होता है। कि आई सेक्शन या इलेक्ट्रिक पोल समझ सकते हैं आप, और दोनों तरफ क्लीट एंगल जो कि फ्लैंज के साथ ही यहाँ पर कनेक्टेड होता हुआ हमने देखा है। ये जो है क्लीट एंगल इसके फ्लैंज के साथ कनेक्टेड है, और ये फाउंडेशन बोल्ट के माध्यम से वेब प्लेट से होते हुए नीचे जुड़ा हुआ है कंक्रीट पेडेस्टल से। कंक्रीट पेडेस्टल क्यों कहा गया, कंक्रीट कॉलम जो आप देखते थे उसकी लंबाई जो है ज़्यादा होती थी उसकी लेटरल डायमेंशन से, और पेडेस्टल जो होता है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, काफ़ी कम होती। और कंक्रीट पेडेस्टल किसके ऊपर रखा हुआ है, ग्राउंड के ऊपर। तो ये बेसिक अरेंजमेंट है। अब इसका हम प्लान देखेंगे और इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। बेस प्लेट को डिजाइन करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक तो उसका साइज क्या होगा, दूसरा उसका थिकनेस यानी सरफेस एरिया क्या होगा। जो आपका ये बेस प्लेट है इसका लेंथ कितना होगा, विड्थ कितना होगा, और थिकनेस कितना होगा। तो लेंथ और विड्थ से आप समझ सकते हैं कि लेंथ और विड्थ ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एरिया हमको मिल जाएगा, ज़्यादा एरिया मिल जाएगा तो लोड आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि एरिया ज़्यादा होगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। थिकनेस का काम क्या है, थिकनेस का काम है कि जो बेंडिंग स्ट्रेस उस पर आएगा वो लिमिट के अंदर आ जाएगा। तो थिकनेस हमें इतना प्रोवाइड करना है ताकि जो उस पर बेंडिंग स्ट्रेस आए वो विद इन लिमिट आए, लिमिट से ज़्यादा ना आए उस पर। अब देखिए इसका डिजाइन किस तरीके से करेंगे। जो स्लैब बेस हम डिजाइन करते हैं, स्लैब बेस डिजाइन करना यानी कि जो ये बेस प्लेट है इसी को स्लैब बेस कहते हैं, ठीक है। बेस प्लेट को स्लैब बेस भी कहा गया है। तो ये जो बेस प्लेट है उसका लेंथ पता करना है, विड्थ पता करना और थिकनेस पता करना है। क्योंकि ये कॉलम तो हमको दिया होगा, क्योंकि लोड जिस पर लग रहा है वो तो हमको पता ही है। पेडेस्टल भी डिजाइन करेंगे, इसमें पहले बेस प्लेट डिजाइन करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है। यहाँ पर हम मान रहे हैं कि पी भी आ रहा है और मोमेंट भी आ रहा है, कुछ मोमेंट भी इस पर काम कर रहा है। यहाँ पर ये देखिए ये एक मेन सेक्शन है जो कि आई सेक्शन जो दिखाई दे रहा है, इसके साथ साथ ये एंगल सेक्शन जुड़ा हुआ है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एंगल सेक्शन का ये वेब है पतला जो दिखाई दे रहा है वो वर्टिकल पोर्शन है, और ये जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो चूंकि प्लान बना हुआ है तो ये वाला जो थिकनेस वाला पोर्शन है जो हमारा फ्लैंज के साथ कनेक्टेड है वो कम लेंथ में दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा ही दिखाई दे रहा है, और बाकी ये वाला पोर्शन जो है वो प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट देखिए, इसका जो कॉलम का जो डेप्थ है उसको डी से रिप्रेजेंट किया गया है। कॉलम का जो फ्लैंज होता है उसके विड्थ को बी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ए और बी क्या है, ए है कॉलम का जो एज है उससे जो प्रोजेक्शन है, और बी भी कॉलम के एज से प्रोजेक्शन। तो ए होता है बिगर प्रोजेक्शन और बी होता है स्मॉलर प्रोजेक्शन। जो भी बड़ा वैल्यू आएगा वो ए है और छोटी वैल्यू बी है। ये बेस प्लेट है और ये जो बाहर दिखाई दे रहा है ये कंक्रीट पेडेस्टल है, ठीक है, उसका पोर्शन दिखाई दे रहा है। तो यहीं से डायग्राम देख सकते हैं, ये जो हमारा फ्रंट व्यू है या एलिवेशन कह सकते हैं, और ये प्लान बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब एलिमेंट जो है ए बी, और इसका जो लेंथ है हमने स्लैब बेस का उसको एल माना हुआ है, और जो बी है वो उसका विड्थ स्लैब बेस का या बेस प्लेट कह सकते हैं। इसको किस तरीके से डिजाइन करना है, तो देखिए यहाँ पर बेस प्लेट को किस तरीके से डिजाइन करेंगे वो देखते हैं। पहले इसका थिकनेस निकालने का फार्मूला आपके कोड में दिया होगा कि थिकनेस व्हेन स्लैब अलोन डिस्ट्रीब्यूट द लोड यूनिफॉर्मली द मिनिमम थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब साइड विल गिवन बाय, ये आपके कोड के 5.4.3 में दिया होगा कि इसका फार्मूला है 3W/σbs × a² - b²/4। इस तरीके से कैलकुलेट करना है, जहां पर σbs है परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन स्लैब बेस, जिसकी वैल्यू आपको 185 ही लेना है हर बार। ये इसमें कुछ सोचना नहीं है कि परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा, ये 185 आपके कोड में डायरेक्टली दिया हुआ है। टी थिकनेस है जिसको हमें कैलकुलेट करना है। डब्ल्यू क्या है, लोड पर यूनिट एरिया है जो हम अभी निकालेंगे। ए अभी मैंने आपको बताया था बड़ा प्रोजेक्शन है और बी स्मॉलर प्रोजेक्शन। ए की वैल्यू दोनों तरफ सेम ही रखी जाती है, बी की भी दोनों तरफ सेम रखी।
डिजाइन प्रोसीजर। यहाँ पर साइज निकालना है और थिकनेस निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर केवल कंक्रीट का ग्रेड दिया हुआ है, क्योंकि हमारा जो स्टील प्लेट है उसके माध्यम से लोड ट्रांसफर होगा, कॉलम से स्टील प्लेट में जाएगा, स्टील प्लेट से किस में जाएगा, कंक्रीट पेडेस्टल में जाएगा। तो कंक्रीट पेडेस्टल में जाएगा तो उसका हमको स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था उसका अगर बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा तो हमारा अगर प्लेट छोटी भी होगी तो भी चल जाएगा। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जिस पर लोड जाने वाला है कंक्रीट पेडेस्टल में उसका बेयरिंग कैपेसिटी कितना है। तो बेयरिंग प्रेशर अगर ग्रेड दिया हुआ है तो आपको ये एज्यूम कर लेना है 0.25 FCK ले लेना है। 0.25 FCK, अगर FCK वही कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो दिया होगा। कई बार डायरेक्टली आपको दिया होता है कि बेयरिंग कैपेसिटी कंक्रीट का कितना है, तो भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको अलाउेबल बेयरिंग प्रेशर पता चल जाएगा, या तो आप FCK से निकाल लेंगे या तो डायरेक्टली दिया होगा, तो एरिया पता चल जाएगा, क्योंकि एरिया इज इक्वल टू लोड डिवाइड बाय बेयरिंग प्रेशर। तो कितना एरिया रिक्वायर्ड है, यहाँ से रिक्वायर्ड एरिया पता चल जाएगा। हमको बेस प्लेट प्रोवाइड करना है किस साइज की, क्योंकि हमको डिजाइन करना है तो हम कैसे प्रोवाइड कर देंगे, स्क्वायर। जब तक कि कहा ना जाए रेक्टेंगुलर तब तक हमें स्क्वायर ही प्रोवाइड कर देना है, क्योंकि स्क्वायर में प्रोवाइड करने के लिए लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होगा और किसके बराबर होगा, एरिया के रूट के बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा है कि रेक्टेंगुलर प्लेट प्रोवाइड करना है तो देखिए चूंकि हमारे पास दो अननोन हो जाएंगे एल और बी, तो या तो आपको एक साइड दिया होगा कि एक साइड आपको इतना लेना है तो दूसरा साइड पता चल जाएगा, या फिर आपको एक साइड पे एज्यूम करना पड़ेगा। मान लीजिए 1500 आ गया तो एक तरफ आपको 500 लेना पड़ेगा, 50 लेना पड़ेगा तो दूसरी तरफ 30 आ जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेट, तो अगर नहीं कहा जाता तो आपको यही प्रोवाइड करना है। अब प्रोजेक्शन ऑफ प्लेट ए और बी दोनों तरफ हमें बराबर अगर रखना है तो आप उसमें डायग्राम से देख सकते हैं कि डी और 2B ये हो जाएगा किसके बराबर, हमारा L के बराबर, और ये हो जाएगा B के बराबर, और L इंटू B किसके बराबर है, A1 के बराबर। देखिए ये A के बराबर था लेकिन अब A1 हो गया, क्योंकि जो L और B यहाँ से मिलेगा वो हो सकता है 500.7 मिल जाए, तो आपको 510 प्रोवाइड कर देना, 10 के मल्टीपल में प्रोवाइड कर देंगे। तो प्रोवाइड करने से क्या होगा, यहाँ पर जो नया प्रोवाइड करेंगे वो वाला एरिया यहाँ पर यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर D+2B B0+2A, इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, इफ प्रोजेक्शन ऑफ बेस प्लेट इक्वल ए और बी, तो यहाँ से हमको ये चीज जो है ये प्रूफ हो जाएगी। यहाँ पर L क्या है, लेंथ ऑफ बेस प्लेट है, B बेस ऑफ विड्थ ऑफ बेस प्लेट है, A बिगर प्रोजेक्शन है, B स्मॉलर प्रोजेक्शन है, D डेप्थ ऑफ सेक्शन है, कॉलम सेक्शन, और B0 जो है यहाँ देखिए B0 से रिप्रेजेंट किया चूंकि ऑलरेडी B है, तो फ्लेंज ऑफ कॉलम। ये जो विड्थ ऑफ फ्लेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलम बेसिस में जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिया हो तो डेप्थ तो आपको पता चल जाती है कि ISLB 300 है तो 300 होगा, लेकिन विड्थ नहीं पता चलता है। तो स्टील टेबल से सबसे पहला काम क्या करें, विड्थ उसका कैलकुलेट कर ले। ड्राइंग बनाने के लिए भी विड्थ की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, किस तरीके से हमको कैलकुलेट करना है। और विड्थ और जी की वैल्यू भी निकालने की, रिवेट कितनी दूर पर हमको फ्लेंज से लगाना है, आउटर पोर्शन से कितनी दूर पर हमें रिवेट लगानी चाहिए, वो भी ड्राइंग में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मिनिमम थिकनेस हमको इक्वेशन फर्स्ट से मिल जाएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट हमने अभी लिखा था यहाँ पर, ये देखिए पहली इक्वेशन है ये वाली, यहाँ से हम थिकनेस निकाल लेंगे। थिकनेस निकालने के अलावा ए और बी भी आपको मिल जाएगा। डायग्राम जैसे ही बनाएंगे तो आपको डी पता होता है, एल पता होता है, तो बी निकल आता है, सिमिलरली ए भी निकल आता है। अब अगर कॉलम हमारा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ना होकर के सॉलिड राउंड स्टील कॉलम है, यानी ये बताया गया है कि इस तरीके का है, इसको सर्कुलर है लेकिन सॉलिड है पूरा, तो उसके लिए फिर थिकनेस कैसे निकालेंगे। जो पहला फार्मूला इक्वेशन फर्स्ट थी वो थी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम के लिए, लेकिन अगर राउंड स्टील कॉलम में सॉलिड है तो उसके लिए फार्मूला ये है T=10 90W/16 सिग्मा BS इंटू B/B-G0 इसका भी आपको इक्वेशन उसमें लिखा हुआ है आपके कोड में। T का मतलब है थिकनेस ऑफ प्लेट जो आप निकालने वाले हैं, W है जो लोड आ रहा है, B है लेंथ ऑफ साइड ऑफ बेस प्लेट तो आप स्क्वायर ही प्रोवाइड करेंगे क्योंकि सर्कुलर कॉलम होगा, और D0 है कॉलम का डायमीटर। यहां से आपको लेंथ पता चल जाएगा, विड्थ पता चल जाएगा और थिकनेस पता चल जाएगा। तो बेस प्लेट का साइज तो हमको पता चल चुका है। अब कंक्रीट ब्लॉक के साइज का होगा ये पता करना है, तो कंक्रीट ब्लॉक का साइज भी पता करने के लिए वही फार्मूला, एरिया पता करना है तो लोड डिवाइड बाय बेयरिंग कैपेसिटी। तो अब लोड बेयरिंग कैपेसिटी किसकी लेंगे, जिसके ऊपर कंक्रीट ब्लॉक रखा होगा। सॉइल के ऊपर रखा हुआ तो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी। पहले क्या था फार्मूला, एरिया ऑफ बेस प्लेट इज इक्वल टू P डिवाइड बाय बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट। क्योंकि बेस प्लेट किसके ऊपर रखी हुई थी, कंक्रीट की। अब कंक्रीट किसके ऊपर रखा हुआ है, सॉइल के ऊपर, तो किस पर ट्रांसफर होने वाला है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी हमको लेना।
यहाँ पर लोड P न लेकर के देखिए 10% बढ़ा दिया गया, चूंकि कॉलम का भी कुछ ना कुछ लोड होगा, सेल्फ वेट होगा, तो वो 10% हमने इंक्रीज कर दिया 1.10 P। तो यहाँ से आपको एरिया पता चल जाएगा कंक्रीट का। स्क्वायर ही प्रोवाइड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो स्क्वायर प्रोवाइड करेंगे तो वही लेंथ मिल जाएगा और विड्थ भी मिल जाएगा, जो कि बेस प्लेट से काफ़ी बड़ा साइज होगा। अब हमें थिकनेस निकालना है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए कि थिकनेस किस तरीके से कंक्रीट पेडेस्टल का निकालेंगे। ये कंक्रीट ब्लॉक है, ये वही डायग्राम है जो आपका बुक का मैंने अभी आपको दिखाया था, वही डायग्राम यहाँ बनाया, बस थीटा वगैरह रिप्रेजेंट कर दिया है। कंक्रीट ब्लॉक का हमें साइज मिल गया है, क्या निकालना है, ये जो थिकनेस है ये T, ये निकालना है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ से जो लोड है, ये बेस प्लेट यहाँ से यहाँ तक ही है, ये यहाँ से यहाँ तक। अब ये लोड यहाँ से ट्रांसफर होते 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 इस तरीके से जाते हुए यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये जो कंक्रीट यहाँ से खत्म हो गया, अब यहाँ सॉइल आ गया, यहाँ पर सॉइल आ गया। तो हम माने कि ये जो लोड है ये थीटा पर ट्रांसफर हो रहा है, तो थीटा को हम ले रहे हैं कि थीटा जो है वो कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री पर ट्रांसफर हो रहा है। अगर 45 पर ट्रांसफर होगा तो अगर ये T है तो ये भी क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, क्योंकि 10 45 1 होता है, तो ये जितना होगा वही ये हो जाएगा। तो थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक अगर हमें निकालना है, यानी ये निकालना है, तो अगर ये ना निकाल के हम ये भी निकालें तो भी काम चल जाए। इसको हम x मान ले रहे हैं, तो ये x कितना होगा, जो टोटल कंक्रीट ब्लॉक का लेंथ है उसमें से जो बेस प्लेट है उसका लेंथ अगर माइनस कर देते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो दोनों तरफ का आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो थिकनेस इज इक्वल टू विड्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक माइनस विड्थ ऑफ स्लैब बेस या बेस प्लेट, उसका हाफ कर दीजिए तो आपको थिकनेस मिल जाएगा, यानी कि टोटल माइनस बेस प्लेट की थिकनेस। तो ये क्या हो जाएगा, जो ये इधर x है और इधर x, इन दोनों का ऐड आ जाएगा तो 2x के बराबर हो जाएगा। तो x निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। बस यही ध्यान रखना है यहाँ पर थिकनेस निकालने के लिए कि किस तरीके से आया हुआ है। वैसे तो डायरेक्टली ये फार्मूला लिखा होता है कि थिकनेस इज इक्वल टू विड्थ ऑफ ब्लॉक माइनस विड्थ ऑफ स्लैब बेस अपॉन 2, लेकिन ये कैसे आ गया, ये अपना ये और ये दोनों बराबर होगा, इस तरीके से हमारा कैलकुलेट हो जाता है। तो ये थिकनेस निकालने का तरीका है। अब आगे हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में इसका किस तरीके से कैलकुलेशन करना है वो देखेंगे। थैंक यू।